हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग यहाँ पर सीडीपी की क्लास कंप्लीट करने जा रहे हैं, यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की क्लास हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट हमारा 16 है, जिसके अंदर हम लोग ट्राई करेंगे कि 20 क्वेश्चन के अप्रोक्स कंप्लीट करें, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा मॉडरेट टू हाई रखा गया है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन आज के सेशन में बन पाएंगे हम लोग उतने क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। और वन मोर थिंग इज़ दैट कि अब आपको पता है कि सितंबर के आसपास आपके एमपी का एग्ज़ाम हो सकता है, सी टेट का कभी भी आपकी डेट आ सकती है। ठीक है, तो आप बिल्कुल अलर्ट रहें, रेडी रहें कि कभी भी आपका एग्ज़ाम हो तो आप बिल्कुल रेडी रहें कि हाँ, हमको बोल दिया कि 10 दिन बाद भी आपकी एग्ज़ाम है, तो आप बिल्कुल प्रिपेयर है, सिर्फ आपको हल्का सा रिवीजन करना है। क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको सारी क्लासेस सी टेट की चैप्टर वाइज करवा चुकी हूँ। ठीक है, कोर्स में आपको सी टेट का कंप्लीट कोर्स पूरा करवा दिया गया है। आप लोगों ने रिविजन सेशंस भी वहाँ पर अटेंड कर लिए होंगे। और जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि उन्हें वापस से चैप्टर वाइज स्टडी करना है, मतलब जिन्होंने चैप्टर वाइज अध्ययन नहीं करा था, वो हमारी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप हमें 9977651282 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर 8770803840 पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये तो गई क्लासेस की बात। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। आज के सेशन का आपका पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन है, यदि मानसिक आयु और कालानुक्रमित आयु दोनों समान है तो आईक्यू क्या होगा। हमसे क्या पूछा है, मानसिक आयु को इंग्लिश में बोला जाता है मेंटल एज, और कालानुक्रमित आयु को इंग्लिश में बोला जाता है एक रियल एज जो होती है, क्रोनोलॉजिकल एज जिसे बोलते हैं, वास्तविक आयु जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो आईक्यू क्या होगा। अब आपको इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, उसमें आपको आईक्यू दे रखा था। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, आपका थोड़ा सा पुराना मैं रिवीजन करवा दूँ, जो स्टूडेंट आज पहली बार जुड़े हैं उनका भी एक अच्छे से नया क्वेश्चन उनको देखने को मिलेगा, और जो पुराने हैं उनका यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, हमको क्वेश्चन एक ऐसे दिया हुआ था कि आईक्यू 100 है। ठीक है, आईक्यू उसमें 100 दिया था कि यदि किसी व्यक्ति का आईक्यू बुद्धि लब्धि 100 है तो मानसिक आयु और कालानुक्रमित आयु क्या होगी, बराबर होगी, विपरीत होगी, और इस तरीके से 4 ऑप्शन थे। तो जब देखो आईक्यू हमारे पास 100 होता है, वापस से करते हैं, पुराना वाला क्वेश्चन करते हैं फिर इसको अपन देखेंगे। ठीक है, क्योंकि उसी क्वेश्चन का जस्ट उल्टा आज आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, यदि आपसे पूछा हुआ था प्रीवियस क्वेश्चन में कि आईक्यू आपका 100 दे रखा था, ठीक है, और इसका फॉर्मूला आपको पता है, मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 होता है। यदि आईक्यू आपका 100 है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, मैथ्स की कैलकुलेशन लगाओगे। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आओगे और यहाँ पर 100 से 100 को कट कर दोगे, तो एक इक्वेशन बन गई कि मानसिक आयु बराबर वास्तविक आयु के। तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मानसिक आयु और वास्तविक आयु दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ऑप्शन बी वहाँ पर था कि दोनों समान होंगे, आपने उस पर टिक भी किया था। ठीक है, जिन्होंने वो प्रीवियस सेशन अटेंड किया था। अब आपसे पूछा है कि मानसिक आयु, मेंटल एज और कालानुक्रमित आयु वास्तविक एज बराबर है, तो आपको पता नहीं है, आपको बताना है कि आईक्यू यहाँ पर क्या होगा। तो देखो मानसिक आयु कुछ भी मान लो, मानसिक आयु 15 है, ठीक है, और वास्तविक आयु भी समान है, मतलब ये भी 15 होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आपका आईक्यू कितना निकलेगा, 15 इंटू 15 बराबर 100। यदि मानसिक आयु आपकी बच्चों की 20 होती और उसके वास्तविक आयु भी 20 है, इंटू 100 करते तो भी 100 आता। तो कोई भी आप वैल्यू रखोगे, जब दोनों समान होगी तो आपका आईक्यू कितना निकलेगा, 100 निकलेगा। तो आईक्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 100 हो गई। ठीक है, तो ये बच्चा हमारा कहीं ना कहीं सामान्य बालक की श्रेणी में आता है, क्योंकि 90 से 110 वाले बालक तो सामान्य बालक होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेशलर परीक्षण प्रकार का परीक्षण है, अधिगम परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, तार्किक परीक्षण या फिर बुद्धिमत्ता परीक्षण। जो एक वेशलर, आपने कहीं ना कहीं वेशलर का नाम सुना होगा। वेशलर टेस्ट होता है जो कि वयस्क बच्चों के ऊपर होता है, छोटे बच्चों के ऊपर होता है। थोड़ा सा हिंट आपको मिल जाएगा यहाँ से। वेशलर परीक्षण जो है, हमने जब बुद्धि वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट, भाटिया बैटरी परीक्षण, अनेकों टाइप के परीक्षण देखे थे। उसमें से एक परीक्षण हमारा ये भी था, वेशलर बुद्धि परीक्षण। नाम से ही समझ आता है कि इसने यहाँ पर बुद्धि हटा दिया है, नाम ही इसका वेशलर बुद्धि परीक्षण है, जिसे आप लोग WISC के नाम से भी जानते हो, क्योंकि इन्होंने 2 तरीके के टेस्ट बनाए थे। 2 तरीके के टेस्ट क्या थे, देखो इसका तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है, बुद्धिमत्ता से ये रिलेटेड है। 2 प्रकार के टेस्ट बनाए थे, थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ा देती हूँ ताकि आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा। छोटे बच्चों के लिए इन्होंने बनाया था, मतलब 6 से जो 16 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए बनाया। फिर इन्होंने देखा कि जब मुझे बड़े बच्चों का टेस्ट करना हुआ, या फिर जब इस तरीके की टेस्ट की आवश्यकता है जो वयस्क लोगों के ऊपर अप्लाई करने होंगे, तो फिर क्या होगा। तो फिर इन्होंने 60 साल तक के लोगों के लिए टेस्ट बनाया। तो 2 अलग अलग वेशलर बुद्धि परीक्षण होते हैं, एक तो छोटे बच्चों के लिए होता है,
ठीक है, और एक एडल्ट जो होते हैं, वयस्क जो होते हैं, उनके लिए होता है। ठीक है, तो वेशलर परीक्षण पूछ ले, वेशलर बुद्धि परीक्षण एक प्रकार का बुद्धिमत्ता का परीक्षण है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, शब्द पुनः सामाजिकरण का अर्थ है। रीसोशलाइजेशन की यहाँ पर बात हो रही है। यदि आपको पता है सामाजिकरण क्या होता है तो सिर्फ हल्का सा इसमें शब्द ऐड करना है, पुनः मतलब कि वापस से। ठीक है, अगेन। रीसोशलाइजेशन का मीनिंग क्या होगा? ऑप्शन 1 है, व्यक्ति उन समूह के मानदंडों को स्वीकार करता है जिसमें वह भविष्य में शामिल होने का विचार करते हैं। पिछले व्यवहार को त्यागना और नए व्यवहार को स्वीकार करना। किसी की संस्कृति से संबंधित सामाजिक कौशल विकसित करना। व्यक्ति एक छोटे समूह के योग्य बनना सीख जाता है। तो आपको क्या लगता है? सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके अकॉर्डिंग सोशलाइजेशन, सामाजिकरण क्या होता है। उसके बाद आप देखें कि यदि किसी बच्चे का सोशलाइजेशन हो चुका है तो वो वापस से पुनः सोशलाइजेशन करने की उसको क्या आवश्यकता पड़ गई। मान लो बच्चे ने, देखो हमने ये चीज़ पढ़ी है सामाजिकरण वाले चैप्टर में कि सामाजिकरण जरूरी नहीं कि अच्छे सेंस में ही हो, यानी कि पॉजिटिव सेंस में ही हो सकता है कि वो अच्छे तरीके से हो रहा हो। ठीक है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो नेगेटिव वे में हो रहा हो। सोशलाइजेशन मतलब कि बच्चा कुछ गलत तरीके सीख रहा हो, उसकी संगति दूसरों के साथ अच्छी नहीं हो, तो उसको ये सोशलाइजेशन घटा के, मतलब इस कमी को, इस विकृति को दूर करके अच्छे रास्ते पर चलना होगा। तो उसका क्या होना होगा? पुनः सोशलाइजेशन होना होगा। पुनः सोशलाइजेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब व्यक्ति समाज से गलत चीज़ें सीख रहा होता है, क्योंकि समाज में अच्छाइयाँ हैं तो साथ में बुराइयाँ भी हैं, अच्छी चीज़ें हैं तो साथ में बुरी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती है। तो हो सकता है कि व्यक्ति जो है गलत रास्ते पर चल गया हो, तो उस रास्ते को छोड़कर उसका सही रास्ते पर आना पुनः सामाजिकरण कहलाता है। तो पिछले व्यवहार को त्याग कर नए व्यवहार को स्वीकार करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? पुनः सामाजिकरण की प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल भी देख लो, क्योंकि एक बार हो सकता है क्वेश्चन में, कभी एग्जाम में यूँ क्वेश्चन बन जाए कि एक व्यक्ति अपनी नौकरी बदलकर दूसरी नौकरी ढूंढ रहा है, सर्च कर रहा है, दूसरी नौकरी पर जाता है, तो वो इसका एक तरीके का पुनः सोशलाइजेशन, पुनः सामाजिकरण होगा। देखो यहाँ पर पूरा आपको डिटेल भी दिया हुआ है, जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो आप उसमें पढ़ सकते हैं वापस से। पिछले व्यवहार को त्याग कर नए व्यवहार को स्वीकार करना पुनः सामाजिकरण कहलाता है। इस प्रकार के सामाजिकरण में पिछले व्यवहार को त्यागना और नए को स्वीकार करना शामिल है, ताकि व्यक्ति अपने जीवन के एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरित हो सके। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति अपनी नौकरी बदलता है तो वो अपनी नई नौकरी की संस्कृति में ढल जाता है। जब एक लड़की विवाह करके अपने दूसरे घर जाती है, अपने ससुराल जाती है, तो वो भी उसका एक तरीके से हम पुनः सोशलाइजेशन ही बोल सकते हैं, क्योंकि वो नई संस्कृति, नए संस्कार, नए लोगों से मिल रही है, तो वो उसका एक पुनः सोशलाइजेशन भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसके सिद्धांत के अनुसार अंतिम बाल्यावस्था चरण जो है 6 से 12 वर्ष को प्रसुप्ति चरण के रूप में अंकित किया गया है? इसके लिए यहाँ पर आपको सिर्फ एक मीनिंग यदि समझ आया कि प्रसुप्ति चरण क्या होता है तो आप आसानी से उसका आंसर कर सकते हैं। हार्बर्ट स्पेंसर जो है उनके द्वारा, एरिक एरिक्सन के द्वारा, सिगमंड फ्रायड का जो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत है उसमें कहा गया है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक बाल्यावस्था का चरण है, चलता है 6 से 12 वर्ष तक चलता है। ठीक है, आपको पता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था होती है। तो ये जो बाल्यावस्था का जो अंतिम चरण है उसमें प्रसुप्ति अवस्था के बारे में आपसे पूछा गया है। तो ये चरण किसके द्वारा अंकित किया गया है? आपको पता है कि सिगमंड फ्रायड की जो थ्योरी, एक लौती ऐसी थ्योरी जिसमें आपका लिबिडो और जो लैंगिक अवस्थाएं होती है उसके बारे में वर्णन किया गया। तो आपको यहाँ से थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि इस प्रकार का जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा दिया गया होगा? सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया होगा। अब सिगमंड फ्रायड ने इनके स्टेटमेंट में क्या बोला? कभी आपसे एक क्वेश्चन यूँ भी बनता है कि लिबिडो शब्द का प्रयोग किसके द्वारा प्रयोग किया गया? तो सिगमंड फ्रायड के द्वारा ही प्रयोग किया गया। उनकी थ्योरी में ही इस तरीके की पूरी थ्योरी उनकी इसी के ऊपर डिपेंड है कि यहाँ पर जो काम प्रवृत्ति की भावना जो होती है वो व्यक्ति के अंदर यहाँ पर विकसित हो जाती है। कब? बाल्यावस्था के अंतिम चरणों में। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? सिगमंड फ्रायड के द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक व्यक्ति वास्तव में माता पिता बनने से पहले खुद के माता पिता बनने की कल्पना करता है, यह किस प्रकार के सामाजिकरण का उदाहरण है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे इसी तरीके के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहाँ पर आप कितनी ही थ्योरी पढ़कर आ जाए वो चीज़ें मतलब नहीं रखती है। आपने उस थ्योरी को कितने अच्छे से, कितने डीप में स्टडी किया है, वो चीज़ यहाँ पर मैटर करती है। अब देखो, माता पिता बनने से पहले एक माता पिता बनने की कल्पना करना, लाइक पेरेंट्स होते हैं ना, कि हम लोग यदि माता पिता बन गए तो हम लोग किस तरीके से सारी जिम्मेदारियां
निभाएंगे, हम लोग अपने बच्चे को किस तरीके से उसकी परवरिश करेंगे, उसको किस तरीके से शिक्षा देंगे। तो ये किस प्रकार का आपको सामाजिकरण लग रहा है? पुनः सामाजिकरण लग रहा है, प्राथमिक सामाजिकरण लग रहा है, माध्यमिक सामाजिकरण लग रहा है, या फिर प्रत्याशित सामाजिकरण लग रहा है? चारों ऑप्शन को मैंने यहाँ पर जूम कर दिया, आप अच्छे से देख सकते हैं कि क्या चीज़ यहाँ पर हो सकती है। क्या हो सकता है? अभी हम लोग पुनः सामाजिकरण पढ़कर आए हैं। पुनः सामाजिकरण में क्या होता है? एक नए वातावरण में ढल जाना। लेकिन यहाँ पर तो कल्पना करने की बात हो रही है कि व्यक्ति क्या कर रहा है, पेरेंट्स या कोई भी व्यक्ति है वो पहले से क्या कर रहा है, कल्पना कर रहा है। मतलब कि यदि मैं ऐसी सिचुएशन में होऊंगा जब मेरे खुद के बच्चे होंगे तो मेरी भूमिका, मेरा रोल वहाँ पर किस तरीके का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ क्या कहलाती? ये चीज़ कहलाती प्रत्याशित सामाजिकरण। ठीक है, मतलब एक कल्पना करना, एक उस तरीके का अभ्यास करना हमारा प्रत्याशित सामाजिकरण कहलाता है। तो इसको एक प्रत्याशित जो सामाजिकरण है, ये जो सोशलाइजेशन है, इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखो, प्रत्याशित सामाजिकरण सामाजिकरण की प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है। यही सोशलाइजेशन के प्रोसेस का ही एक अंग है, जिसमें एक व्यक्ति भविष्य की स्थिति, व्यवसाय और सामाजिक संदर्भों के लिए अभ्यास करता है। भविष्य की स्थिति कि वो किस तरीके का पेरेंट्स होगा, यदि व्यवसाय से संबंधित कि यदि उसने फ्यूचर में इस मार्केट में या फिर इस इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट किया तो किस तरीके का प्रॉफिट निकलेगा, वो सारी उसकी एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं फ्यूचर प्लानिंग जो होती है, एक प्रिडिक्शन जो होता है, एक अंदाज़ा लगाना जो होता है, वो चीज़ अपन यहाँ पर बोल सकते हैं। और सामाजिक संदर्भों के लिए अभ्यास करता है। यहाँ इस स्थिति में जैसे पर्टिकुलर यहाँ पर बताया हुआ है कि पेरेंट्स का, तो यहाँ इस स्थिति में बच्चा या फिर कोई भी व्यक्ति है वो भविष्य में माता पिता होने के लिए खुद की कल्पना करता है, जिसका अर्थ होता है कि वास्तव में बनने से पहले उसकी भूमिका का वो अनुमान लगा रहा है कि मेरी भूमिका यदि इस तरीके की होगी, पेरेंट्स के फॉर्म में होगी, तो मैं किस तरीके से व्यवहार करूंगा, मेरे अंदर कितने चेंजेस होना चाहिए। तो ये एक प्रकार का प्रत्याशित सामाजिकरण कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण को परिभाषित किया गया है सीखने की सुविधा के द्वारा, शिक्षकों द्वारा ज्ञान और छात्रों के द्वारा इसकी स्वागत संचरण करना, पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना, या फिर शिक्षकों के द्वारा ज्ञान के संचरण से। अब आप देखो कि शिक्षण जो है मतलब एक तरीके से टीचिंग जो है, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, उसको किस तरीके से यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। देखो, एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड शब्द यदि आपको लग रहा हो, संचरण करना मतलब कि एक टीचर जो है डिलीवर कर रहा है, संचरण कर रहा है, संचारित कर रहा है। हम लोग संचार से ही संचरण बना हुआ है, संचार को इंग्लिश में कम्युनिकेशन बोलते हैं, तो उसी से शब्द बना हुआ है संचरण करना। तो अभी हमसे पूछा गया कि शिक्षण को आप कैसे परिभाषित करते हो, मतलब ये एक तरीके से डेफिनेशन टाइप का क्वेश्चन है। तो सीखने की सुविधाएं बच्चों को अवेलेबल है, सीखने की सुविधाएं इन द सेंस कि बच्चों को सारी सीखने में जो जो भी सुविधाएं चाहिए होती है, टीचर अलग अलग मेथड्स, अलग अलग तरीके, अलग अलग टेक्निक्स का प्रयोग करके बच्चों को सिखा रहा है, तो वो सीखने की सारी सुविधाएं बच्चों के पास अवेलेबल है। शिक्षकों द्वारा ज्ञान और छात्रों के द्वारा इसका स्वागत संचरण करना, ठीक है, पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना, या फिर शिक्षकों के द्वारा ज्ञान का संचरण करना। अब देखो, ज्ञान का संचरण करना, शिक्षक यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं, और तीसरा ऑप्शन हमें बोल रहा है कि पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं, और दूसरा ऑप्शन हमें बोल रहा है कि शिक्षकों के द्वारा ज्ञान का संचरण, शिक्षक ज्ञान दे रहे हैं और बच्चे उसका स्वागत कर रहे हैं। स्वागत करना कि हाँ चलो, बच्चे यहाँ पर एक तरीके से लर्निंग की प्रोसेस उनको चल रही है, बच्चे उसका वेलकमिंग कर रहे हैं। और पहला ऑप्शन हमें बोल रहा है कि सीखने की सुविधा देना बच्चों को। तो कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पर सही लग रहा है कि जो शिक्षण को अच्छे से परिभाषित कर सकता है? तो देखिए क्या आंसर यहाँ पर हो सकता है। देखो, सी तो अपन लोग हटा देंगे, क्योंकि पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाना, बिल्कुल पढ़ना एकदम से शिक्षण को परिभाषित नहीं करेगा। शिक्षकों के द्वारा ज्ञान का संचरण करना, तो ये चीज़ भी नहीं जम रही है कि वो ज्ञान का संचरण कर रहे हैं। उसके बाद ऑप्शन बी को देखते हैं और ऑप्शन ए को देखते हैं। अब हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन बने, कोई भी इनमें से हम लोग एक सिलेक्ट कर लेंगे। तो शिक्षकों के द्वारा ज्ञान और छात्रों के द्वारा इसका स्वागत संचरण, ये भी एक तरीके का कंप्लीट स्टेटमेंट है। जब हम लोग शिक्षण की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें साफ लिखा हुआ रहता है कि बच्चे जब उसे सेल्फ खुद से आगे रहकर उसको ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, तब तक हमारा शिक्षण प्रभावी यानी कि इफेक्टिव नहीं हो सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर इनकम्प्लीट है। बच्चों को खुद से आगे रहकर शिक्षण को ग्रहण करने के लिए तत्पर रहना होगा, सीखने की सुविधाएं उपलब्ध करवाना, ये चीज़ यहाँ पर हमारी सही हो जाएगी। बच्चों को सीखने की सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी तो वो एक तरीके का हमारा शिक्षण अच्छे तरीके से हम लोग उसको डिफाइन कर पाएंगे।
अब यदि आप शिक्षण की डेफिनेशन पढ़ते हो तो उसमें क्या चीज़ें आती है, शिक्षण में क्या क्या चीज़ें होती है, बच्चे को सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। सुविधाएं के अंदर क्या क्या आएगा, सुविधाओं में हमारा उसका पढ़ने का तरीका, टीचर का पढ़ाने का तरीका, टीचिंग मैगजिम्स यानी कि जितने भी शिक्षण सूत्र होते हैं वो सारे हमारे सीखने की सुविधा के अंदर आते हैं। तो राइट आंसर हमारा होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सीखने की सुविधा जो है शिक्षण को बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित करता है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आप शिक्षण जो है किस तरीके का होना चाहिए, तो देखो शिक्षण हमेशा लोकतंत्रात्मक होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन यूं भी पूछा जा सकता है, इवन पूछा गया है शिक्षण, ये आपका यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है वहां पर कहीं पूछा हुआ था। शिक्षण कैसा होना चाहिए, शिक्षण हमेशा लोकतंत्रात्मक होना चाहिए जहां पर बच्चे को हर एक चीज का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, शिक्षण एक औपचारिक रूप से, निरौपचारिक रूप से दोनों तरीके से शिक्षण को दिया जाता है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी शिक्षण की एक डेफिनेशन होती है, उसके अंदर आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विकास के चरित्र के संदर्भ में कथन पर विचार करना। ये विकास कोई पर्टिकुलर इंसान वाला विकास नहीं है, दिस इज डेवलपमेंट। हम लोग पढ़ते हैं ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि व विकास, वो वाला विकास है। विकास के चरित्र के संदर्भ में आप विकास को किस तरीके से डिफाइन करते हैं वो चीज़ आपको बतानी है। विकासात्मक परिवर्तन अक्सर प्रगतिशील और नियमित होते हैं। ठीक है, प्रगतिशील मतलब एक प्रोग्रेसिव, नियमित मतलब कि कंटिन्यू। ओके, विकास का अभिरक्षण सामान्य से विशिष्ट की ओर और सरल से जटिल तथा एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर अग्रसर होता है। और ऑप्शन सी है हमारा, मतलब पॉइंट 3 है, स्टेटमेंट 3 है, विकास केवल मात्रात्मक होता है। अब आप बताओ कि हमने विकास पढ़ा है और वृद्धि को बहुत अच्छे से भी कंप्लीट किया, इवन हर एक चीज़ को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि विकास के बारे में आपको कौन से स्टेटमेंट है जो सही लग रहे हैं, विकास कैसे होना चाहिए। देखो, हर एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है कि विकास कैसे होता है, हमेशा सरल से जटिल की ओर होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, और एकीकृत हम लोग पढ़ते हैं। शिक्षा हमेशा इंटीग्रेटेड मैनर, आप जब इंग्लिश का सॉल्व कर रहे हो, इंग्लिश पेडागोगी यदि आपका है, तो हमेशा एक क्वेश्चन कॉमन रहता है कि हमें टीचिंग जो है वो कैसे करनी चाहिए, इंटीग्रेटेड मैनर में करनी चाहिए। इंटीग्रेट मैनर जो होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एकीकृत रूप में करना चाहिए। एकीकृत मतलब कि आप जितनी भी चीज़ें पढ़ा रहे हो, हम बच्चों की लिसनिंग स्किल, जैसे 4 स्किल्स होती है, हम बच्चों को पहले सुनाते हैं, फिर उनको बोलना सिखाते हैं, फिर उनको पढ़ना सिखाते हैं, और फिर उनको अनाराम, जैसे स्टार्टिंग यदि हम लोग कर रहे हैं बच्चे की, तो उनको लिखना सिखाते हैं। तो ये चारों चीज़ें हमें एक साथ करनी होती, कोई भी एक चीज़ यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगी तो बच्चा अच्छे से शिक्षण, उसका जो शिक्षण प्रक्रिया जो है, जो एक लर्निंग प्रोसेस चल रही है, वो अच्छे से कंप्लीट नहीं होगी। तो ये सारों चीज़ें एक साथ होनी चाहिए, यानी कि एक एकीकृत इंटीग्रेटेड फॉर्म में होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट तो सही लग रहा है। ठीक है, तो ये दूसरा तो सही हो गया, क्योंकि अभी ऑप्शन हमारे पास बहुत सारे, इसमें से आपको देखना है कि कौन सा आपको सही लग रहा है। तीसरा देखो, विकास केवल मात्रात्मक होता है। तो हमने तो पढ़ा था कि ग्रोथ जो होता है वो हमारा क्वांटिटी बेस्ड होता है, मात्रात्मक को हिंदी में हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन विकास तो हमारा मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, मतलब इसमें क्वांटिटी भी होती है। क्वांटिटी मतलब जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, और क्वालिटी मतलब कि उसके अंदर गुण भी होते हैं। अब वो आपके व्यक्तित्व वाले, पर्सनालिटी, सोशलाइजेशन, आपका आईक्यू, सारे गुण उसके अंदर आ जाएंगे। तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि इसने लिखा है विकास केवल मात्रात्मक होता है, क्योंकि विकास तो मात्रात्मक भी होता है और विकास तो गुणात्मक भी होता है। अगर यहाँ पर लिखा होता वृद्धि, तो वृद्धि केवल मात्रात्मक होती है। हम अपनी हाइट मेजर कर सकते हैं, हम अपना वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो मात्रात्मक होती है। लेकिन विकास को मात्रात्मक बोलना एक घोर पाप होगा, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत हो गई। ये स्टेटमेंट सही है। अच्छा, पहला वाला स्टेटमेंट रह गया है, पहला वाला पढ़ते हैं। पहला वाला क्या बोल रहा है, विकास परिवर्तन अक्सर प्रगतिशील, विकासात्मक परिवर्तन मतलब विकास में जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, डेवलपमेंट हम पढ़ते हैं, एक डेफिनेशन है, विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें परिवर्तनों का क्रम निहित है। इस लाइन को मत भूलिएगा, वो चीज़ भी हम पढ़ते हैं कि विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें परिवर्तनों का क्रम निहित है, मतलब परिवर्तन आपके अंदर होते रहेंगे। ठीक है, प्रगतिशील मतलब कि आप हर टाइम प्रगति करोगे, और नियमित मतलब कि कंटिन्यू, यानी कि जीवन पर्यंत चलता रहेगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट इसने गलत है। ठीक है, तो आपको क्या आंसर देना है, पहला और दूसरा। अब ऑप्शन पर आते हैं कि ऐसा कुछ है कि भी नहीं इसमें। तो देखो आगे बढ़ते, सही विकल्प का चयन करिए। केवल 1 नहीं, केवल 1 तो ठीक था, केवल 2 भी सही था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या पहला भी सही है और दूसरा भी सही है और तीसरा तो इसने बोला ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं। ठीक है,
चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार करवाया, इवन मैंने आपको डायग्राम से भी सिखाई थी ये वाली चीज़। सिर से लेकर पाँव तक के मानव विकास को किस नाम से जाना जाता है? सिर से लेकर पैरों तक मानव का विकास हो रहा है तो संकेंद्रित से सार, विभेदीकरण करना, समीपस्थ दूरस्थ सिद्धांत या फिर सिफेला काउडल का सिद्धांत। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? सिर से लेकर पैरों तक का विकास हो रहा है। तो देखो इसके अंदर एक चीज़ आती है, हम लोगों ने इसको इस नाम से नहीं पढ़ा था, हमने थोड़ा और इसको कॉम्प्लिकेटेड किया था, तो एग्जामिनर बहुत अच्छा था, इसने आपको जल्दी से हिंट भी दे दी। हमने इसको शिरोपुच्छ नाम से पढ़ा था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि इसमें ही आपकी हिंट छुपी हुई है। शिरोपुच्छ का सिद्धांत बोल ले, सर से लेकर पाँव तक का सिद्धांत बोल ले, या सिफेला काउडल इसको बोला जाता है अपनी साइंस की लैंग्वेज में, तो तीनों नाम एक ही है। सिफेला काउडल स छुपा हुआ है क्योंकि एक तो देखो प्रोक्सो में डिजिटल है, तो वो तो यहाँ पर आ ही नहीं रहा है। उसमें हमारा सबसे पहले हमारी पीठ का विकास होता है, फिर शरीर की भुजाओं से लेकर हमारे हथेलियों का विकास, फिर फिंगर का विकास, इस तरीके से विकास होता है, तो उसको प्रोक्सोमो डिजिटल बोलते हैं, ठीक है, यानी कि अंदर से बाहर की ओर विकास बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर सिर से लेकर मतलब सबसे पहले सर का विकास होगा, फिर नीचे के जो अंग है धीरे धीरे इनका विकास होगा, तो ये कहलाता है हमारा सिफेलो काउडल। इसमें सिर से लेकर पैरों तक का विकास होता है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ डेवलपमेंट होता है, तो उसको इंग्लिश में सिफेलो काउडल बोलते हैं। और हिंदी में पूछ ले तो हिंदी में भी ऑप्शन दिखे तो शिरोपुच्छ का सिद्धांत। शिरो मतलब संस्कृत में शीर होता है, हिंदी में शीरों को बोलते हैं, हम शीर को बोलते हैं सिर। सिर से लेकर पुच्छ मतलब पैरों की तरफ विकास होना सिफेला काउडल कहलाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोल रहा है? कौन सी समस्या हलकर्ताओं की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है हमारे पास, समस्या निवारकों का मानना है कि हर कोई रचनात्मक और समस्याओं को हल करने की क्षमता रखता है। समस्या हलकर्ता सोचने के लिए समय लेते हैं। समस्या हलकर्ता प्रोत्साहित, लापरवाह और मजेदार होते हैं। समस्या हलकर्ताओं की अलग अलग और अभिसरण के बीच में एक वैकल्पिक विचारधारा होती है। हो सकता है ऑप्शन डी आपको कंफ्यूज कर सकता हो, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। देखो, समस्या हलकर्ताओं की अलग अलग और अभिसरण करने के बीच में वैकल्पिक विचारधारा होती है। अलग अलग हम बोलते हैं ना कि कन्वर्जेंट थिंकिंग है, अभिसरण मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग है, तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बीच में वो रास्ता चुनते हैं। ऐसा कुछ अपन से पूछा हुआ है, तो अब आप वो देख सकते हैं कि यहाँ पर समस्या हल करता मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टूडेंट्स या फिर व्यक्ति जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, उनकी क्या क्वालिटी आपको यहाँ पर नहीं दिख रही है, वो चीज़ आपसे पूछी हुई है। हमने पढ़ा है अपसारी और अभिसारी चिंतन के बीच में, तो वही यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है, बताया हुआ है कि अपसारी और अभिसारी चिंतन के बीच में आप लोग जो एक रास्ता ढूंढते हैं, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग एक इफेक्टिव वे में जब हम लोग करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, तो हम लोग हमेशा कौन सा वाला चिंतन करते हैं, वो उसके बीच में आप एक वैकल्पिक रास्ता, एक ऑप्शनल विचारधारा जो होती है उस तरीके से ढूंढते हैं। ये हमसे ऑप्शन बोल रहा है। आपको सिर्फ इतना सा बताना है कि क्या विशेषता आपको लग रही है समस्या हलकर्ताओं में नहीं पाई जाती होगी। तो देखो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है? समस्या हलकर्ता सोचने के लिए समय लेता है। आपने देखा होगा कि उनको सोचने में समय नहीं लगता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वैकल्पिक रास्ते अपनाते हैं। जैसे कि वो ये नहीं सोचते, वो इतना सोचते नहीं है, वो डायरेक्टली एक्शन, सडन एक्शन करते हैं, मतलब अचानक से, मतलब अचानक से तो नहीं, मतलब कि वो प्रयास करना स्टार्ट कर देते हैं। मान लो ये रास्ता उनके लिए गलत हो गया, तो वो रुकेंगे नहीं, वो अगले रास्ते पर मूव करेंगे, अगला गलत हो गया तो वो नेक्स्ट रास्ते पर मूव करेंगे। तो वो समय नहीं लेते, किसी भी कार्य को करने में वो समय नहीं लेते, वो प्रयास करना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो दूसरे ऑप्शन कैसे सही हो गए वो चीज़ अपन देख लेते हैं। सबसे पहला, समस्या निवारकों का मानना है कि हर कोई रचनात्मक और समस्याओं को हल करने की क्षमता रखता है। मतलब जो इस तरीके के व्यक्ति होते हैं वो मानते हैं कि हर कोई अपनी समस्याओं को सॉल्व कर सकता है। दूसरा ऑप्शन हमारा गलत है। तीसरा ऑप्शन हमें बोल रहा है समस्या हल करता जो है प्रोत्साहित, लापरवाह और मजेदार होते हैं। प्रोत्साहित मतलब एक तरीके से खुद मोटिवेटेड होते हैं, दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं। लापरवाह फ्री हीलिंग होना, फ्री व्हीलिंग होना, और मजेदार मतलब कि फन में वो सारा काम कर लेते, अपने ऊपर इतना प्रेशर नहीं लेते। मान लो एक कार्य उनसे असफल हो गया तो वो इतना टेंशन नहीं लेते कि ये गलत हो गया, कोई बात नहीं, हम लोग दूसरा कर लेंगे। तो मस्ती मजाक में ही वो सारी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। तो इस तरीके के व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत इफेक्टिव वे में किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ये भी उनकी एक विशेषता हो गई। अगला ऑप्शन देखते हैं, समस्या हलकर्ताओं की अलग अलग और अभिसरण के बीच में वो एक वैकल्पिक विचारधारा होती है। कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग के बीच में कौन सा रास्ता यहाँ पर अपनाना चाहिए जिससे हमारी समस्या बहुत जल्दी तरीके से सॉल्व हो जाएगी, वो एक क्वालिटी होती है, एक प्रतिभा होती है कि इनके अंदर समस्या हल करता मतलब कि जो समस्या को हल करेगा, समाधान करेगा। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित मतलब सेल्फ मोटिवेटेड, हमने क्वेश्चन भी किया था सेल्फ मोटिवेटेड का, वही चीज़ आपसे अगेन पूछी हुई है, ऑप्शन अलग है। वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, वे कार्य के समय आनंद का अनुभव करते हैं और वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। तो देखो जो सेल्फ मोटिवेटेड है मतलब उसके अंदर खुद से इतनी एनर्जी भरी हुई है कि उसे बाहर से एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, बाहर से कोई उसे मोटिवेट करे, एक्सटर्नली बाहरी रूप से कोई मोटिवेट करे, उसको उसकी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी इतनी ऊर्जा इतनी एनर्जी भरी हुई रहती है। तो वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की जो ऊर्जा है उसका प्रदर्शन करते हैं। ये चीज़ यहाँ पर सही है, ठीक है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा है कौन सी चीज़ सही नहीं है इन लोगों के बारे में, इन बच्चों के बारे में, वो आपको ढूंढना है। तो ये चीज़ तो सही है, वे कोई भी कार्य करेंगे हमेशा आनंद में मज़े से करेंगे, ये चीज़ भी सही है। हमेशा उनको चुनौतीपूर्ण जो कार्य होते हैं वो पसंद होते हैं कि हाँ, हम लोगों को कुछ ऐसे कार्य दो जिसको करने में हमें कठिनाई हो, जिसमें हम अपना 100% वहाँ पर परफॉर्म कर सकें। तो वे हमेशा सफल हो ये चीज़ यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हर कोई कार्य करे और हर कार्य में उनको सफलता मिलेगी ये तो कहीं पर भी श्योरिटी नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आधिकारिक स्तर की शिक्षा कैसी होती है। शिक्षक केंद्रित होती है, बच्चा केंद्रित मतलब वही चाइल्ड सेंटर्ड होती है, हेडमास्टर होती है या फिर अनुभव केंद्रित होती है। तो आधिकारिक रूप में आधिकारिक तौर पर जब शिक्षा दी जाती है तो वो हमेशा शिक्षक केंद्रित होती है। मनोवैज्ञानिक तौर पर जब शिक्षा दी जाती है तो वो कैसी होती है, मनोवैज्ञानिक तौर पर जब शिक्षा दी जाती है तो वो स्टूडेंट छात्र केंद्रित बाल केंद्रित होती है, चाइल्ड सेंटर्ड होती है। तो आधिकारिक स्तर पर शिक्षक केंद्रित और मनोवैज्ञानिक स्तर पर कैसी होती है, बाल केंद्रित होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा चाइल्ड सेंटर जो मेथड होती है उसकी विशेषता यहाँ पर नहीं है। यह एक बच्चे की वृद्धि को प्राथमिकता प्रदान करता है, यह बच्चे को अनुभव के माध्यम से सीखने में सक्षम बनाता है, यह बच्चे के अधिगम को जटिल बनाता है, यह प्राकृतिक विकास के लिए बच्चे को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो आपको क्या लगता है कि बाल केंद्रित शिक्षा की क्या विशेषता यहाँ पर नहीं हो सकती है। बाल केंद्रित मतलब कि चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, उसकी क्या क्वालिटी, उसकी क्या विशेषता यहाँ पर नहीं है। तो यह अधिगम को जटिल बनाता है, ये इसकी विशेषता नहीं है। यह अधिगम को सरल बनाता है, ये हमने पढ़ा था। जटिल कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना, ये तो बाल केंद्रित की शिक्षा जो है इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा जो है मनोवैज्ञानिक तौर पर बनाई गई है, मनोवैज्ञानिक जो चीज़ें होती है उनको ध्यान में रखकर बनाई गई है। तो ये चीज़ इस बात को सेटिस्फाई नहीं करती है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसने यह माना है कि सीखना एक अवस्था या परिपक्वता तक सीमित नहीं था। बच्चे अपने संज्ञानात्मक विकास के सटीक सामाजिक संवाद और निर्देशित शिक्षण के साथ आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने, कोहेलबर्ग ने, गार्डनर ने या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 5 ऑप्शन है आपके सामने। किसने ये बोला है कि सीखना एक अवस्था या परिपक्वता तक सीमित नहीं है। बच्चे अपने संज्ञानात्मक विकास के सटीक सामाजिक संवाद और निर्देशित शिक्षण के साथ आगे बढ़ते हैं। देखो डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड करके दी है, बट इन शॉर्ट में यदि मैं आपको बताऊं तो जैसे कि किसके द्वारा विकास की अवस्थाएं दी गई है, जीन पियाजे ने विकास की अवस्थाएं दी है। उसके बाद अवस्थाओं के साथ साथ मतलब कि अवस्था तक सीमित नहीं है, मतलब कि अवस्था के आगे भी कुछ और है। कुछ और क्या है, कुछ और ये है कि सामाजिकरण, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं बच्चों का सामाजिक संबंध अच्छा होना चाहिए, ठीक है। सामाजिक ज में छोटी की मात्रा आती है। तो यहाँ पर हमारी जो परिपक्वता है उसके साथ साथ बच्चों का समाज के साथ जुड़े रहना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये किसके द्वारा कहा गया है, ये कहा गया हमारा जो वाइगोत्स्की है उनकी थ्योरी में कहा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इन्होंने बोला है कि एक तरीके से हमने जब जीन पियाजे और वाइगोत्स्की और कोहेलबर्ग तीनों की थ्योरी को कंपेयर किया था तो हमने देखा था कि जीन पियाजे जो है पूरा हमारा जो है परिपक्वता के ऊपर बल देते हैं कि व्यक्ति पहली स्टेज जो होगी उसमें इतना सीखेगा, दूसरी स्टेज आएगी उसमें थोड़ा उसका चिंतन बढ़ेगा, तीसरी में तार्किक चिंतन बढ़ेगा, चौथी में आते आते कल्पनात्मक चिंतन बढ़ जाएगा। तो वो उनकी परिपक्वता के अनुसार उन्होंने वर्णन किया है। फिर वाइगोत्स्की जो आए थे उन्होंने बोला था कि समाज का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये थ्योरी किसके द्वारा डिफाइन की गई होगी, वाइगोत्स्की के द्वारा।
लेव वाइगोत्स्की के द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर उन्होंने ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक उन्होंने वो भी बताया था कि किस तरीके से एक ढांचे का निर्माण किया जाता है, किस तरीके से बिहाइंड द स्टेज पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जिसका हमने साइकिल का एग्जाम्पल लेकर समझा था। तो वो सारी थ्योरी कहीं ना कहीं बच्चे के सामाजिक तत्वों से कनेक्ट होने से संबंधित है। तो ये वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो समावेशी जो शिक्षा होती है, इंक्लूसिव जो एजुकेशन होती है, उसका मीनिंग क्या होता है? स्कूल के बाहर की गतिविधियों से व्यक्तित्व भिन्नता को पूरा करना, सामान्य कक्षा में व्यक्तित्व भिन्नताओं को पूरा करना, एक विशेष कक्षा में व्यक्तित्व भिन्नताओं को पूरा करना, या फिर घर पर व्यक्तित्व भिन्नताओं को पूरा करना। एक चीज समझो, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि सभी बच्चे, चाहे वो डिसेबल हो, किसी भी तरीके के बच्चों, सभी बच्चों को एक साथ एक ही छत के नीचे बैठकर पढ़ाना। सामान्य बच्चों के साथ साथ जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हों, यदि उन्हें कोई स्पेशल नीड्स लगती है तो वो भी उसी स्कूल में, उसी क्लास में प्रोवाइड करवाना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि सामान्य कक्षा में व्यक्तित्व भिन्नता को पूरा करना। अलग अलग व्यक्तियों, अलग अलग बच्चे की जो अलग अलग नीड्स होगी, आवश्यकताएं होगी, उनको पूरा करके उन्हें एक ही कक्षा में एक ही छत के नीचे बैठकर पढ़ाना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को वो व्यवस्थित कर लेते हैं। प्रतिभाशाली मतलब कि उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी होगी, गिफ्टेड बच्चे जिन्हें आप बोल सकते हैं। अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं, रोल मॉडल बन सकते हैं। ऑप्शन डी है, अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते हैं। तो एक प्रतिभाशाली बच्चे की परिभाषा क्या होती है? ऐसे बच्चे जो सामान्यतः विद्यालयों, ऐसे सहयोग की इन्हें आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों के द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। अब ये डेफिनेशन यहाँ पर कैसे करेक्ट हो गई? क्योंकि हम देखते हैं कि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उन्हें कुछ ऐसी आवश्यकताएं होती है, क्योंकि यदि वो सामान्य बच्चों की तरह उस स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनको वो क्लास बहुत बोरिंग लगेगी, वो उस क्लास से उब जाएंगे, क्योंकि वो सामान्य बच्चों से उनका IQ लेवल काफ़ी ज़्यादा है। तो जो सामान्य बच्चे 10 मिनट में क्वेश्चन करते हैं, 10 मिनट में समझते हैं, वो विद इन 3 मिनट उस चीज़ को समझ सकते हैं, क्योंकि उनका IQ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे बच्चों का क्लास में मन नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम उन्हें क्या कर सकते हैं? कुछ एक्स्ट्रा अदर क्लासेस प्रोवाइड करवा सकते हैं। एक्स्ट्रा जो भी उन्हें आवश्यकता लगती है पढ़ने से रिलेटेड, वो हम उनको वहाँ पर प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इन्हें कुछ ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों के द्वारा प्रोवाइड नहीं कराए जाते। ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, निम्न में से कौन सा एक बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर किस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता है? परिवार की गरीबी, कक्षा में नींद आना, स्नेह की कमी, या फिर घरेलू झगड़े। तो देखो ये 3 कारक ऐसे हैं जिसकी वजह से बच्चा मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है। यदि उसके सामने बार बार ये चीज़ें हो रही है तो वो बच्चा मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है। कहीं ना कहीं पढ़ाई पर उसका ये असर देखा जा सकता है, उसके जीवन पर इन चीज़ों का असर देखा जा सकता है। लेकिन कक्षा में नींद आना बच्चे के मेंटली डिस्टर्ब होने से संबंधित नहीं है, ये बच्चे का एक तरीके का आलस्य है। ठीक है, बच्चा आलसी है इसलिए उसे कक्षा में नींद आ रही है, लेकिन परिवार की गरीबी, स्नेह की कमी, उसे प्यार नहीं मिल पा रहा है और वो रोज दिन रात घरेलू झगड़े देखता है, तो ये उसके कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। ओके, तो देखो आज के सेशन में हमने 16 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आपका स्कोर क्या रहा है आप यहाँ पर हमें कमेंट करके बताएंगे। और कल की स्पेशल क्लास और जो मैंने होमवर्क दिया है कि 5 जून को क्या है, क्यों हम लोग EVS की क्लास कर रहे हैं इस दिन स्पेशल, हो सकता है कि 2 आवर का स्पेशल सेशन आपके लिए रखा गया हो। ठीक है, वो आप कम्युनिटी बॉक्स में इवनिंग तक जाकर चेक कर ले कि कल किस किस तरीके से आपको क्लासेस मिलेगी। ओके, और सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।